वेलकम बच्चों। आज हम कृतिका पुस्तक में से माता का आंचल लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय। इस पाठ में लेखक ने बचपन की बालपन की जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में हमें बताया है कि जिसमें माता पिता की बच्चों के प्रति स्नेह और बच्चों की जो अपने फ्रेंड के साथ वो मिलजुल कर खेल खेलते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। लेखक ने हमें ये बताने का स्पष्ट किया है कि शिशु का अपने पिता के साथ भले ही अधिक समय तक बीतता हो, एक बच्चे का अधिक समय भले अपने पिता के साथ व्यतीत होता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु जब विपत्ति आती है तो बच्चा माँ के आंचल में ही शरण लेता है। ऐसे समय में पिता से अधिक उसे माता की गोद ही अच्छी लगती है और रक्षा करने में उससे समर्थ प्रतीत होती है। कहने का मतलब ये है कि भले ही बच्चे का अपने फादर के प्रति खूब अटैचमेंट हो, खूब स्नेह हो, लेकिन जब भी उसके साथ कोई छोटी सी दुर्घटना हो जाती है या बच्चे की कोई चोट लग जाती है तो वो जाकर कहाँ छिपता है? माँ की गोद में। उस समय उसे माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है, माँ की गोद में ही उससे स्नेह प्राप्त होता है। लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। अपनी माताजी के साथ उनका दूध पीने तक का ही संबंध था। बच्चे का पिता के साथ ज्यादा समय व्यतीत होता था और अब माताजी के साथ उनका सिर्फ दूध पीने तक का ही संबंध था। और जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते तब साथ ही लेखक को भी नहला धुला कर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते। उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं तो थी, उस पर भभूत का तिलक लगा देने से लेखक बम बम बोला बन जाया करते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। यहाँ पर लेखक का नाम क्या है? भोलानाथ। भोलानाथ नाम क्यों रखा है? क्योंकि जब पिताजी पूजा करने बैठते थे तो लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा करने बिठाते थे और लेखक के माथे पर वो एक बभूत का तिलक, जैसे शिव जी के लगाते हैं सर पर बभूत का तिलक, वैसे लेखक के माथे पर वो बभूत का तिलक लगा देते थे। तो उस और उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं तो थी और उनके लंबे लंबे बाल तो थे ही लेखक के। उस पर भभूत का तिलक लगा देने से लेखक कैसे लगते थे? बम बम बोला ना, शंकर भगवान के जैसे लगते थे। पिताजी लेखक को प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ यहाँ पर किसके बारे में संबोधित किया? शंकर भगवान। शंकर भगवान को भोलानाथ कहते हैं ना। उनके सिर पर भी भभूत का तिलक है, लंबी लंबी जटाएं हैं। तो सेम वैसा ही स्वरूप यहाँ पर लेखक का बताया गया है कि उनके लंबे लंबे बाल थे और उनके सर पर भभूत का तिलक लगाया तो वो ऐसा लगते थे कि बम बम भोलानाथ लगते थे। तो इसलिए लेखक के जो पिताजी थे वो उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि जबकि मेरा नाम क्या था? तारकेश्वर था, लेकिन पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ कहते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। मैं यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा मैं आईने में मुंह निहारा करता था। पिताजी जब भी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उस समय क्या करता था? बैठा बैठा शीशे में अपना मुंह देखा करता था और पिताजी के देखने पर मैं शर्माकर आईना को नीचे रख देता और ये देखकर पिताजी मुस्कुरा देते। और जैसे ही पिताजी की नज़र मुझ पर पड़ती तो मुझे शर्म आ जाती और मैं जो आईने में अपना मुंह देख रहा होता उस आईने को मैं नीचे रख देता चुपचाप से, और पिताजी मेरी ये प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते थे। पिताजी आगे के जो क्रियाकलाप है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि पिताजी क्या करते थे? पूजा पाठ करने के बाद वो अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। रामनामा बही यानी एक रजिस्टर, एक डायरी टाइप की थी जिसमें वो राम राम लिखते थे। और इसके बाद वो क्या करते थे? उस राम राम के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर जो राम नाम लिखकर उन्हें वो आटे की गोलियों में लपेट देते और इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर उन आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिला देते थे। जो कागज के टुकड़े पे राम राम लिखा हुआ था उन उनको टुकड़ों पर राम नाम लिखकर वो उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे और इसके बाद वो गंगा जी के तट पर जाकर उन आटे की एक एक गोली को फेंककर मछलियों को खिलाते थे। तो उस समय मैं भी उनके कंधे पर बैठकर जाता था
पिताजी की गोली फेंक में हंसा करता था और पिताजी के साथ साथ मैं भी मछलियों को वो गोली एक एक फेंक कर खिलाता था। और वो गोली फेंक कर मैं मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते थे। और जब हम लौटते समय पिताजी क्या करते थे, मेरे को रास्ते में जो पेड़ झुके हुए थे उनकी डालियों पर मुझे बिठा बिठा कर झूला झुलाते थे। उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी। यहाँ लेखक अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। और कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते और खुद नीचे गिर जाते, तो कभी कभी जो पिताजी है वो हमारे साथ कुश्ती लड़ने का अभिनय करते और खुद नीचे गिर जाते और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता और खुद पिताजी नीचे गिर जाते या नीचे गिरने का नाटक करते हैं और मैं क्या करता था, उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मूछें छुड़ाकर हंसते हुए चूम लेते थे और मैं वो मेरे से मूछें छुड़ाकर मुझे प्यार करते थे, मुझे चूम लेते थे और मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे और वो मुझे प्यार करते थे। तो मुझे कहते हैं कि एक खट्टा मीठा चुम्मा चाहिए और मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। और मैं उनके सामने, यानी लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं पिताजी के सामने अपने गाल आगे कर देता था। एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मुझे गड़ा देते थे। और जब पिताजी मुझे प्यार करते तो कहते एक खट्टा चुम्मा और एक मीठा चुम्मा। और ऐसे पिताजी जब मुझे प्यार करते थे तो उनकी मूछें मेरे गाल पर चुभती थी। बड़ा ही यहाँ पर वास्तविक और एक प्राकृतिक वर्णन किया है लेखक ने अपने बचपन के बारे में, अपने पिताजी के साथ जो उनका रिलेशन था कितना ही एकदम नेचुरल लग रहा है यहाँ पर। तो ये जो वर्णन है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बच्चों के लिए जो अपने फादर के साथ जो अटैचमेंट होता है उसके बारे में यहाँ एक वास्तविक चित्रण किया गया है। तो लेखक ने बताया अपने फादर के साथ में जब फादर उनको खट्टा और दूसरा मीठा चुम्मा देते थे तो उनके लेखक के गाल पर उनकी अपने पिताजी की मूंछें गड़ जाती थी जो उन्हें चुभती थी। और फिर लेखक बताते हैं कि मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे। और जब मुझे झुंझलाहट आती थी तो पिताजी रोने का नाटक करते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लग जाता। और जब पिताजी रोने का अभिनय करते तो मैं खिलखिलाकर हंसने लग जाता था। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। पिताजी मुझे दाल चावल एक फूल के कटोरे में खिलाते थे मिला करके। माँ और खिलाने की हट करती थी, माँ और ज़्यादा खिलाने की जिद करती थी। हट करना मतलब जिद करना। माँ पिताजी से कहती थी कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। माँ हमेशा पिताजी को ये कहती थी कि बच्चे को खाना कैसे खिलाया जाता है ये आदमियों को नहीं आता। मर्द मतलब आदमी, आदमियों को, पिताजी को नहीं आता। चार चार दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। पिताजी जो है एक साथ बहुत सारा खाना खिलाते थे तो बच्चे को ये लगता था कि उसने खा लिया। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए, माँ कहती है। बच्चे को भर मुंह, बच्चे को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती है और कहती है कि मैं तारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ ऐसे कहती है। एक माँ को कोई भी खाना खिलाए अपने बच्चे को उस पर विश्वास नहीं होता, चाहे वो उसके पिताजी ही क्यों नहीं हो। माँ को तभी विश्वास होता है जब वो अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाना कहती है। तो माँ यही कहती है कि चार चार दाने का कौर, चार चार दाने का कौर मतलब थोड़ा थोड़ा खिलाने से बच्चे का पेट नहीं भरता, बच्चे को पूरा मुंह भर के खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती है और कहती है कि महतारी, महतारी मतलब माँ, माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। माता खिलाती है और कहती कि ये तोता के नाम का कौर और ये कबूतर के नाम का कौर, और ऐसे खूब खिला देती थी। होता ना बच्चे जब बचपन में जिद करते हैं, खाना नहीं खाते, तो माँ उनको ऐसे पटा पटा के उनको प्यार से इधर उधर उनका ध्यान डाइवर्ट करके ये तोता के नाम का घास, ये कबूतर के नाम का घास, ऐसे उनको प्यार से बहला फुसला करके बच्चे को भरपेट खाना खिला देती थी। और तब पिताजी खेलने के लिए कहते हम खेलने निकल जाते और खाना खाने के बाद पिताजी हमें खेलने के लिए लेकर बाहर निकल जाते थे। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती, और कभी कभी माँ मुझे अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल, सरसों का तेल डालकर मेरे सिर की खूब अच्छे से मालिश करती थी और मैं छटपटाता और रोने लग जाता। और जब माँ मुझे पकड़कर तेल लगाती थी तो मैं खूब छटपटाता और रोने लग जाता था। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था जब माँ मेरे तेल की मालिश करती थी तो मैं रोने लग जाता। पिताजी बिगड़ उठते किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती थी। और जब मैं रोता तो पिताजी मेरे को देख करके बिगड़ जाते थे, मतलब उनको गुस्सा आता था कि बच्चे को क्यों रुला रही हो। लेकिन माँ तो मुझे उबट कर ही छोड़ती थी, लेकिन माँ तो मेरे सिर पर तेल की मालिश कर कर ही छोड़ती थी।
फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथी और फिर माँ मेरे को तेल की मालिश करके चोटी बना के फिर मेरे सिर पर एक सुंदर सी काजल की बिंदी लगाती। और मेरे जो लंबे लंबे बाल थे बचपन में, तो माँ मेरी चोटी गूंथती और चोटी में फूलदार लट बांधती थी। चोटी में वो रिबन आते हैं ना बच्चों के, तो उसमें उस रिबन से माँ मेरी चोटी गूंथती और फूलदार लट बांधती और उससे फूलदार लट बनाती थी, मतलब फूल बनाती थी रिबन का मेरे बालों में। और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती थी और मुझे रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर एकदम कन्हैया जैसे बना के मुझे एकदम रेडी कर देती थी। और मैं सिसकता रहता पिताजी की गोद में उठा और मैं सिसकता रहता पिताजी गोद में उठाकर मुझे बाहर ले जाते थे। और जब माँ मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी चोटी गूंथती, तेल की मालिश करती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता रहता था मन ही मन में और मैं सिसकता रहता था। होते ना बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जब माँ उनको जबरदस्ती कपड़े पहनाते तैयार करती तो बच्चे कितनी नौटंकी करते हैं। तो लेखक यहाँ अपने बारे में यही बता रहे हैं कि उस समय में जब माँ मेरी चोटी गूंथती तो मैं सिसकता रहता और फिर पिताजी मुझे प्यार से गोद में उठाकर मुझे घुमाने के लिए बाहर ले आते थे। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता। और जैसे ही पिताजी मुझे बाहर लाते, वहां पर जो मेरे बराबर के बच्चे थे, मैं वो इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को जैसे ही मैंने देखा तो मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उठकर फौरन उतरकर वो पिताजी की गोद से कहाँ चला गया, मैं बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता था और तरह तरह के नाटक करने लग जाता। और बच्चों के साथ मिलकर मैं तरह तरह के नाटक करता, तरह तरह के अभिनय करने लग जाता था। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते थे। वहीं एक चबूतरा था हमारे घर के बाहर, उसमें हम सब खेल खेला करते थे। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, लेखक और लेखक के दोस्त। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते। पिताजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे उस पर हम सरकंडे के खंभे बनाते, डंडे के खंभे बनाते थे और कागज का टेंट लगाते और कागज का हम टेंट लगाते थे। मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। बचपन की बातें बता रहे हैं यहाँ लेखक। क्या करते थे वो, सरकंडे के खंभे बनाते थे, कागज के जो टुकड़े होते थे वो छोटे छोटे, उनके वो टेंट बनाते, मिठाइयों की दुकान, झूठी मूठी मिठाइयाँ बनाते थे, झूठी मूठी मिठाइयों की दुकान लगाते और मिट्टी के जो ढेले होते थे ना उनको गोल गोल करके वो उनके लड्डू बनाते थे। और पत्तों की क्या बनाते थे, पूड़ी और कचौड़ी। और गीली मिट्टी की वो जलेबी बनाते थे गोल गोल ऐसे। और फूटे हुए जो घड़ों के टुकड़े थे उसके वो बताशे बनाते और दुकान सजाते थे। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते और जो मटके के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन्हीं टुकड़ों के वो, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के वो पैसे बनाते थे। और हम बच्चों में से ही कोई खरीदार होता था और हम में से ही कोई दुकान होता था। हम ही बच्चों में से कोई ग्राहक बन जाता था और कोई बेचने वाला दुकानदार बन जाता था। और थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते और थोड़ी देर बाद हम मिठाई की दुकान बंद कर करके घरौंदा मतलब घर बनाते थे। और रेत की मेढ़ी दीवार बनती थी और रेत की जो किनारा होता था मोटा मोटा, उसे ही हम दीवार बनाते थे, उससे ही हम दीवार मानते थे। और तिनकों का छप्पर, और जो बारीक बारीक तिनके होते थे टुकड़े लकड़ी के, उनसे हम छप्पर छप्पर बनाते थे। जो घर बनाते थे ना हम, झूठ मूठ का बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ लेखक कि हम रेत की जो मेड़ होती है उसकी तो हम दीवार बनाते और तिनकों का हम छप्पर बनाते। और जो दातुन के खंभे होते, दिया सलाई की जो पेटियों के किवाड़ बनाते, दातुन के हम खंभे बनाते और दिया सलाई की पेटियों की किवाड़। दिया सलाई मतलब माचिस की जो पेटियां होती ना, उन माचिस की पेटियों के जो कागज होते हैं ना उनके हम किवाड़ यानी दरवाजे बनाते। पानी का घी, पानी को हम घी के रूप में मानते थे और बालू की जो रेत होती थी मिट्टी, उसको हम चीनी मान लेते थे, उसको हम चीनी बनाते। और ऐसे ही घड़े के टुकड़ों का प्रयोग कर हम ज्योनार तैयार करते थे और ऐसे ही जो घड़े के टुकड़े का प्रयोग कर कर हम ज्योनार तैयार करते थे, बांधड़वाड़ तैयार करते थे मतलब। और हम ही बच्चे पंगत में बैठते और हम बच्चे पंगत में बैठ जाते थे। पंगत में धीरे से आकर बापूजी बैठ जाते थे, उनको बैठते देखकर ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। और जब बापूजी हमारे को ये खेल खेलते हुए देखते थे तो बापूजी हमारे साथ हंसी मजाक करने के लिए धीरे से आकर हमारे साथ पंगत में बैठ जाते थे। और जैसे ही हम उनको बैठते हुए देखते हम बच्चे शर्मा कर घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते फिर कब होगा भोज भोलानाथ। और वह भी हंसते हंसते हुए लोटपोट हो जाते थे और हमसे पूछते थे
कि भोलानाथ फिर कब होगा भोजन आगे का। कभी कभी बच्चे बारात निकालते हैं, तो कभी बच्चे बारात निकालने का गेम खेलते थे। कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी गुठली को घिसकर शहनाई बजती। कनस्तरों का तो तंबूरा बजता था और आम की जो गुठली होती थी उसको घिसकर हम शहनाई बनाते थे। और हम में से कोई दूल्हा बनता तो कोई समधी आदि बनते थे। हम ही बच्चों में से तो कोई दूल्हा बन जाता था, कोई समधी बनता था। बारात चबूतरों के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट जाती थी। बारात चबूतरे के एक कोने से तो शुरू होती और दूसरे कोने पर जाकर खत्म हो जाती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया करता था, और चबूतरे के जिस कोने पर बारात जाकर रुकती उस कोने को हम आम के पत्तों और केले के पत्तों से हम सजाते थे। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बिठा दी जाती थी, और एक लाल कपड़े से ढककर जो पालकी हमने तैयार की थी उसमें एक दुल्हन को हम बिठा देते थे। और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते तो हम हंसकर भाग जाते थे। और जब बारात के लौटने का समय होता तो पिताजी जब पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे तो हम शर्माकर हंसकर भाग जाते थे। कितना वास्तविक चित्रण किया है यहाँ लेखक ने अपने बचपन का, जिसको देखकर हमें भी हमारा बचपन याद आता है कि लेखक जब अपनी बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो गेम खेलते थे छोटे छोटे, कि जब पालकी में एक झूठ मूठ की दुल्हन बिठा देते थे और जैसे ही पिताजी उस पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे तो हम हंसकर भाग जाते थे, शर्मा जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। अब थोड़ी देर में बाद बच्चों ने कौन सा खेल खेलना शुरू किया। पहले तो उन्होंने झूठ मूठ की दुकान बनाई मिठाइयों की, फिर झूठ मूठ का घर बनाया, फिर बारात का जो बारात का आयोजन किया, दुल्हन को लाया गया। ये सब करने के बाद अब चौथा गेम कौन सा खेलने लगे, अब वो खेती करने के लिए जुटे। अब वो खेती करने का गेम खेलने लगे। बस चबूतरे के एक कोने पर गिरनी गाड़ दी जाती थी और नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की जो पतली रस्सी होती थी उसको बनाकर गिरनी पर चढ़ाकर चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता था। मूंज की जो रस्सी होती थी पतली, उसको गिरनी पर चढ़ा देते थे और चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता था, और चुक्कड़ बांध कर उसको लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनते, दो लड़के तो बैल बन जाते और पानी खींचने लग जाते, और फिर बैल पानी खींचने लगते खेती में, तराई करने, खेती में पानी डालने के लिए। और चबूतरा खेत बनता, और जो चबूतरा था उसको हम खेत मान लेते थे। कंकड़ बीज बनते, और जो वहाँ पर जो कंकड़ होते थे मिट्टी में, उसको हम बीज मान लेते थे। और मेहनत से खेत जोते बोए जाते, और फिर हम इस प्रकार का अभिनय करते कि जैसे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और मेहनत से हम खेत जोते और बोए जाते थे। जो कंकड़ होते थे उनको हम ऐसे मिट्टी को खोद खोद के उन कंकड़ों को दबाते थे और ऐसा अभिनय करते थे जैसे कि कोई हम खेती कर रहे हैं, कोई फसल उगा रहे हैं। और फसल तैयार हुई और हाथों हाथ काट लेते, और फिर फसल तैयार हुई तो हम उसको हाथों हाथ काटने का अभिनय करते थे। उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, और उस जो उगी हुई फसल जो तैयार हुई उसे हम एक जगह रखकर अपने पैरों से रौंदते थे। मिट्टी के बने कटोरे से उसे ओसाते, मिट्टी के बने कटोरे से उसे हम अपने हाथों से गूंदते, और मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार करते। और जो मिट्टी के बने जो दिए होते थे उनको तो हम तराजू मान लेते थे, और उन तराजू में तौल कर हम राशि तैयार कर देते थे। मैं कितने की फसल हुई, कितने पैसे आए, उसकी हम राशि तैयार कर लेते तराजू के अंदर तोल कर। और बापूजी पूछते इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर बापूजी आते हमारे साथ सवाल करने, मस्ती करने कि भोलानाथ इस साल खेती कैसी रही। और हम सब फिर से राशि छोड़कर भाग उठते, और जैसे ही बापूजी हमारे पास आकर ये सवाल करते हम सब फिर शर्मा जाते और अपना जो खेल खेल रहे थे हम खेती का वो छोड़कर हम भाग उठते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोई भी रुक जाते थे। बटोई मतलब पथिक, जो रास्ते में पथिक जा रहे होते हैं उस रास्ते से, तो हमारे को खेल खेलते हुए देखकर जो पथिक भी है वो रुक जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। अगर किसी दूल्हे के आगे हम पालकी जाते हुए देख लेते तो खूब जोर से हम क्या चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े घर वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। एक बार जब हम यही कहकर चिल्लाते हुए जा रहे थे तो एक बार जो बूढ़े दूल्हा तो था वो बूढ़ा था, तो उसने हमारे मुंह से ये सुना तो हम बच्चों को उसने बहुत दूर तक खदेड़ कर मिट्टी के जो ढेलों से मारा। और उस खूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। लेखक यहाँ अपना जो है वो बता रहे हैं अनुभव कि उस खूसट खब्बीस जो दूल्हा था, बूढ़ा दूल्हा, उसकी सूरत आज भी लेखक को याद है।
न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। लेखक यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि न जाने कौन से ससुर ने ऐसा बूढ़ा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। फिर लेखक बता रहे हैं कि एक बार बहुत तेज आंधी आई और हम सब कहाँ गए, आम के बाग की ओर। आकाश में काले काले बादल से छा गया था और जो बादल है वो तेज तेज गरजने लगे, बिजलियां कौंधने लगी, ठंडी ठंडी हवा, सनसनाती हुई हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से झूमने लगे, पेड़ हिलने लगे जोर जोर से और जमीन को छूने लगे। और हम बच्चे क्या चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिल्लाई। बारिश का मौसम हो गया है लेकिन वर्षा न रुकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी और अचानक से बहुत घनघोर बारिश होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए और फिर हम क्या करें, घबरा के हम पेड़ों की जो जड़ें थी उसके पास में खड़े हो गए। सॉरी। थोड़ी देर में वर्षा थम गई और थोड़ी देर बाद वर्षा रुक गई। अब वर्षा रुकते ही बाग में बिच्छू नजर आए। बारिश के मौसम में होता है ना, अक्सर जानवर निकलते हैं, सांप, बिच्छू, मेंढक, ये सब निकलते हैं बारिश के मौसम में। जो जमीन में गर्मी से जानवर भी बाहर निकलते हैं बारिश के समय। जब लेखक बता रहे हैं कि जब हम पेड़ों की पास में हम खड़े थे तो थोड़ी देर में वर्षा रुक गई और वर्षा के रुकते ही बाग में जो थे बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और जो बैजू नाम का एक व्यक्ति था उसने चिढ़ाया और कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और जो हमारा दोस्त चिल्ला रहा था हमने भी उसी के सुर में मिलाकर ये सब बोलना शुरू कर दिया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हमें अपने अपने घर की ओर भाग चले। और जो मूसन तिवारी की जो व्यक्ति थे वे जब हम उनको चिढ़ा रहे थे तो वो हमारे लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। और जब हम भागते भागे दूर चले गए, हम उनको नहीं मिले। तो जब हम उनको नहीं मिले तो उन्होंने वे पाठशाला गए हमारी और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। और जैसे हम घर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। और बैजू जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तिवारी जी को चिढ़ा रहा था बोल बोल के, वो तो भाग गया। और पकड़ में कौन आया, लेखक। लेखक पकड़े गए और गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली और गुरुजी ने लेखक की खूब पिटाई कर दी। बापूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए। बापूजी को जैसे ही पता चला मेरे बारे में वैसे ही वे पाठशाला दौड़े चले आए और मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। और जब बाबूजी ने मुझे गोद में उठाया, मुझे प्यार किया, तो मैं जोर जोर से रोते हुए आंसुओं से बाबूजी का कंधा जहाँ वो मैंने आंसुओं से भिगो दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला और वे गुरुजी से प्रार्थना करके मेरी तरफ से उन्होंने गुरुजी से क्षमा मांगी और फिर वे मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का मुझे झुंड मिला। तो वे जोर जोर से नाच रहे थे और गा रहे थे। क्या नाच रहे थे, क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। कि माई गरम गरम पुआ बना रही है, हम खाई पुआ और हम पुआ खाएंगे ना खेलब जुआ, और हम जुआ नहीं खेलेंगे। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए। और जब रास्ते में हमारे दोस्त मिले और वो इस तरह की खेल खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तो उनको देखकर हम अपना रोना धोना तो भूल ही गए और बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए। और हम सब कहाँ घुस गए, मकई के खेत में, और चिड़िया उड़ाने लग गए और वहां जाकर हम चिड़िया उड़ाने लग गए। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई और हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। जब हम वहाँ चिड़िया उड़ा रहे थे तो गांव के आदमी हंसते हुए क्या कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो वो जो आदमी थे जो हंसते हुए हमें कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, वो उन्होंने हमारे लिए कहा कि सचमुच लड़के और बंदर जो होते हैं वो पराई पीर नहीं समझते। उन्होंने कहा जो लड़के होते हैं जो बंदर होते हैं वो पराई पीर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो चिड़िया को भगा रहे थे पत्थर मार मार के, इसलिए
इंसान ने जब हमें देखा चिड़िया को भगाते हुए तो उन्होंने हमारे बारे में कहा जो लड़के होते हैं बच्चे, शैतान बच्चे, और जो बंदर होते हैं वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे, और फिर जब हम ऊंचे टीले पर गए, मिट्टी के टीले पर, तो वहां पर हमने चूहे का बिल देखा, और चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे। बिल में पानी उलीचने लगे मतलब बिल में जो पानी भर गया था खूब सारा, उलीचने लगा, पानी को हम निकालने लगे। और उसमें से चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। और थोड़ी देर में क्या हुआ, उस बिल में से चूहा तो निकला नहीं, क्या निकल आया, सांप, सांप निकल आया। और हम उस सांप को देखकर डरे और रोते चिल्लाते भाग चले, और उस सांप को देखकर हम बहुत ज्यादा डर गए और वहां से रोते चिल्लाते हुए भागे, जहां तहां गिरे, और भागते भागते डर के मारे हम पता नहीं कहाँ कहाँ बीच में रास्ते में गिर गए, और हमारा सारा शरीर लहूलुहान हो गया। लहूलुहान होना, खून से भर गया, और हमारा सारे शरीर खून से भर गया। हम जहाँ था बीच बीच में गिर गए, पैरों के तलवे कांटों से छन्नी हो गए, और हमारे हाथ पैरों में जो रास्ते में कांटे थे वो चुभ गए, और हमारा हाथ पैर कांटों से छलनी हो गए। कांटों से छलनी हो गए मतलब जगह जगह हमारे शरीर में कांटे चुभ गए और खून आने लगा। मैं घर की ओर भागा, और मैं डर के मारे घर की ओर भागा। ये सब कौन बता रहा है, लेखक अपने बारे में। बाबूजी ओसार में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसार मतलब चबूतरा। बापूजी चबूतरे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, उन्होंने मुझे बहुत आवाज लगाई, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। लेकिन मैंने पिताजी की आवाज नहीं सुनी, और डरते हुए भाग कर मैं माँ की गोद में जाकर छिप गया। मैं उनके आंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी, और मैं माँ के आंचल में जाकर छिप गया। बच्चे होते हैं छोटे से बच्चे, जब वो बहुत डर जाते, भयभीत हो जाते, तो माँ के ओढ़ने में या माँ की साड़ी के दुपट्टे में अपने आप को ढक लेते हैं। वहीं ये लेखक वही चीज बता रहे अपने बारे में कि मैं माँ के आंचल में छिप गया, और माँ सब काम छोड़कर मुझे देखकर रोने लगी और भय का कारण पूछने लगी। और माँ मुझे बार बार पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ। कभी अंग भर कर मुझे दबाती, और कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर चूम लेती। कभी माँ मुझे बाहों में लेकर प्यार करती, तो कभी अपने आंचल से पहुंचकर मुझे प्यार करती। और वो बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर लगाई। मैं सांस सांस करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था, और मैं रोते रोते माँ के आंचल में और अधिक छिप रहा था। माँ झटपट हल्दी पीस कर लाई, और मेरे जहां जहां चोट आई थी वहां लगाई। घर में कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था। घर में कोहराम मच गया कि भाई लेखक के, तारकेश्वर जी के लग गई है, और मेरा सारा शरीर डर के मारे कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखें खोलना चाहते थे, पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खोलना चाहता था, पर आंखें खुल नहीं रही थी। लेखक जो डर के मारे, लेखक बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे थे, और इतने भयभीत हो गए थे कि वो आंखें खोलना चाह रहे थे, मगर वो भय के कारण आंखें नहीं खोल रहे थे। इस लेसन में हमें यही बताया है कि बच्चे का अपने पिता के साथ बहुत अटैचमेंट था, लेकिन जब बच्चा विपत्ति आई, बच्चे के चोट लगी, तो उस समय बच्चे को पिताजी के पास नहीं जाकर बच्चे ने कहाँ शरण ली, माँ की गोद में। उस समय बच्चे को माँ की गोद ही प्रिय लगी। कि इसमें यही बताने का प्रयास किया लेखक ने कि जो पिताजी के साथ बच्चे का दोस्त जैसा व्यवहार था, पूरा यहाँ तक कि बच्चे के साथ पिताजी का समय ज्यादा बीतता था, लेकिन जब उसे चोट लगी तब उस बच्चे ने पिताजी के पास न जाकर माँ की शरण ली। माँ की गोद ही बच्चे को प्रिय लगती है। जब बच्चे के साथ भी कोई भी तकलीफ होती है, तो जो सुख और जो स्नेह और जो शांति और धैर्य बच्चे को माँ की गोद में मिलता है, वो पिताजी की गोद में नहीं मिलती। इसलिए इस लेसन का नाम लेखक ने रखा है माता का आंचल। तो यहाँ पर यह नाम सार्थक हुआ है कि जो कोई भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो पिता उसे कितना ही प्यार करे, लेकिन विपत्ति के समय माँ के आंचल में ही बच्चे को सुरक्षा महसूस होती है। माँ के आंचल में ही बच्चे को स्नेह मिलता है, और जो स्नेह और जो सुकून, जो धैर्य और जो शांति बच्चे को माँ की गोद में मिलती है, माता के आंचल में मिलती है, वो पिताजी के पास नहीं। इसलिए यहाँ माता का आंचल जो है शीर्षक सार्थक हुआ। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपको। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख रही